कोई कहेगा क्या शौकीन थे, क्या लगा आपको उनमें ऐसा शौकीन वाला? शौकीन मतलब आप अब पूरे मेरे मुंह से खुलवाना चाहते हैं कि मतलब ही वॉज अ वुमेनाइजर। कैसे लगा आपको, क्या है आपके पता है, वो मेरे पास एविडेंस भी है कौन कौन सी औरतें उस वक्त जाती थी। जब वो सब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे? जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी थे, और जब भी जहाँ जहाँ भी गवर्नरशिप तक मुझे पता है, गोवा का भी। जम्मू कश्मीर का क्या पता है आपको? बस मैं जितना बोलना था बोल दिया। उस मुद्दे पे आप आओ जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है, क्या है, जम्मू उन्होंने क्या किया है सर? क्या कैसा? जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उन पे। इल्ज़ाम नहीं लगाया, उनका शौक की बात बताई आपको कि उनके शौक, जो शौकीन आदमी थे। क्या प्रूफ है? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डांग। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व में रहे हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो उनके बयानात हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बयानात जो हैं वो दे रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं जो है पूरे भारतवर्ष में जो है उनके बयानात का जो बवाल है वो मचा हुआ है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उसको कहीं ना कहीं इश्यूज़ बना रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो है इशू बन रहा है। जो सवाल सत्यपाल मलिक जो हैं वो खड़े कर रहे हैं, अब सवाल ये भी है कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, पावर उनके पास थी, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जो आज वो कह रहे हैं कि उनसे करवाया गया, तब उनके पास पावर थी, तब उन्होंने ऐसा किया क्यों? और सवाल आज वो अगर खड़ा कर सकते हैं, सवाल उन्होंने तब खड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लालच में थे, पावर का लालच, और उस समय उनको वो चीज़ें गलत नज़र नहीं आई, और आज जो वो गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे गलत करवाया गया है। और बहुत सारे काम उन्होंने गिनवाए हैं जो वो नहीं करना चाहते थे, और कुछ कामों के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मैंने नहीं किए, और कुछ कामों के लिए उन्होंने कहा कि मजबूरन करने पड़े, और पावर होते हुए उनको मजबूरी थी। और आज जब वो रिटायर हो चुके हैं, आज उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि अगर आप पे कोई कार्रवाई होती है, तो वो कहते हैं कि मैं मोदी जी की तरह की झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरे पास क्या है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीपीआई के स्टेट अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, आपके भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे उनके साथ, आज वो काफ़ी सारे इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये बेसिकली क्या है कि ये इल्ज़ामात जो है ये बिल्कुल झूठे हैं। ये एक चीप पब्लिसिटी लेने का तरीक़ाकार है। तो पब्लिसिटी किसके लिए? अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, अब उन्होंने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ना है। कोई उनके मन में क्या चल रहा है आपको थोड़ा पता है। ये शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। उनका हमेशा अपना लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ देते हैं। अभी अमित शाह जी के लिए कुछ बोले थे, फिर उन्होंने वो अल्फाज वापस ले लिए। इनका ऐसा ही होता है, पहले ये बोल देते हैं, बाद में फिर वो कहते हैं कि मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने नेता हैं और काफ़ी सीनियर नेता हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे जो हैं वो रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आता है उनके? ये जो बयान है या ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इस पर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब देना भी बेहतर नहीं समझता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने काफ़ी मजम्मत की है इनकी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये खुद बतौर गवर्नर थे वहाँ पर, जो इन्होंने उस वक्त अपनी, जैसा कि आपने भी कहा, पावर यूज़ नहीं की, क्या बंदिश थी वो बताना चाहिए था। ऐसा तो कुछ होता नहीं, जब एक इंडिपेंडेंट जिसको चार्ज दिया जाता है उसके पास पूरा अधिकार होता है, तो वो अगर इस तरह बस बचकानी बातें करे तो मतलब लोगों का ध्यान बंटाने के लिए, मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो वो चाहते हैं कि ऐसा एक इशू तैयार किया। भाजपा में रह के भाजपा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनके बयान से तो यही दिखता है। लेकिन भाजपा वाले कोई एक्शन नहीं लेना चाहते उनके खिलाफ।
एक्शन देखिए, एक्शन तो जब कोई प्रूफ देंगे तो तभी होगा। ऐसे तो वो लोग इनको ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, उनको पता है कि इनकी आदत है। तो पूरे इंडिया में बवाल मचा हुआ है और आप कह रहे हैं तरजीह नहीं दी जाती। बवाल का वो जब कुछ कोई किसी को जब एलिगेशन लगाता है तो नेगेटिव चीज़ जो है वो जल्दी लोग पिकअप कर लेते हैं। बाद में उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप जितने मर्जी बयान दो, इंटरव्यू दो, वो कोई नहीं देखेगा। जो बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है सत्यपाल मलिक के साथ, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं सोच रहा हूँ कहूँ कि नहीं कहूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया वो हमारे देश के प्रधान, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि ख़राब करने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये ओथ किस लिए दिलवाते हैं? ओथ इसीलिए होती है कि कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो पब्लिकली जाहिर नहीं करने होते। तो मतलब इनको एक तो पावर का बहुत शौक है, पावर इनसे छीन ली गई सत्यपाल मलिक से। हाँ जी, तो वो तब से छटपटा रहे हैं। फिर गोवा में भी थे, गोवा में भी ऐश करते थे। गोवा में पावर नहीं थी उनके पास? नहीं, पावर थी, मैंने कहा वहाँ बड़ी ऐश की इन्होंने। आपने बोला ना छीन ली। जब छिन गई आजकल, जैसे आजकल, अच्छा। तो उनको नशा था पावर का। लेकिन उन्होंने तो गवर्नर रहते भी ये चीज़ें बोली थी, कुछ फाइलों का जिक्र किया था, कुछ जिक्र उन्होंने इससे पहले भी किए थे गवर्नर रहते भी। जिक्र तो बहुत किए। देखिए, पावर में रहते हो अगर जिक्र करना बात नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। इम्प्लीमेंट तो सरकार ने करना है ना, जो सरकार तो उन्हीं की थी, प्रेसिडेंट रूल था, वो ही वाज हेड ऑफ द स्टेट, तो उनको चाहिए था ना। बात वो जम्मू कश्मीर की कर रहे थे ना, जब वो गोवा के गवर्नर थे उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए थे, कुछ 300-400 करोड़ रुपए की फाइलों की कोई बात कही थी, उस पर यहाँ की सरकार ने या भारत देश की सरकार ने ही तो कार्रवाई करनी थी। देखिए, दूसरों पे उंगलियां खड़ी करना बड़ा आसान होता है, खुद अपने अंदर भी अगर वो झांक के देखें तो उनके भी कुछ करतूतें कम नहीं हैं। क्या क्या करतूत है ऐसी? नहीं, अब क्या मैं बताऊं कि अब उनका वो पर्सनल मैटर भी हो सकता है। क्या पर्सनल मैटर? तो बहुत शौकीन थे वो, तो अब मैं क्या कहूँ। नहीं, ये तो आप इल्ज़ाम ही तो लगा रहे हो, ये भी तो इल्ज़ाम है। नहीं, मैं मैंने यही कहा शौकीन थे, तो प्रूव कैसे करेंगे इस बात? मौका आएगा प्रूव करने का, कोई कहेगा। क्या शौकीन थे, क्या लगा आपको उनमें ऐसा शौकीन वाला? शौकीन मतलब आप अब पूरे मेरे मुंह से खुलवाना चाहते हैं कि मतलब ही वॉज अ वुमेनाइजर। कैसे लगा आपको, क्या है आपके पास? वो मेरे पास एविडेंस भी है, कौन कौन सी औरतें उस वक्त जाती थी। जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे? जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी थे, और जब भी जहाँ भी गवर्नरशिप तक मुझे पता है, गोवा का भी। जम्मू कश्मीर का क्या पता है आपको? बस मैं जितना बोलना था बोल दिया। उस मुद्दे पे आप आओ जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है, है उन्होंने क्या किया है सर? क्या कैसा जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उन पे? इल्ज़ाम नहीं लगाया, उनका शौक की बात बताई आपको कि उनके शौक, जो शौकीन आदमी थे। क्या प्रूफ है आपके पास? वो तो कोई किसी ने मेरे पे मांगा नहीं सबूत। मांग रहे हैं ना? हमने वीडियो को चलाना भी है, दिखाना भी है, पूर्व में गवर्नर रहे हैं, भाजपा के सीनियर नेता हैं, हमने वीडियो को चलाना है। आपके पास क्या सबूत है कि वो लड़कीबाज थे, औरतबाज थे, इस तरह का? मतलब आम लोगों को समझ में आ जाता है ना क्या आप कहना चाहते हैं, या शौकीन थे औरतों के? आपके पास क्या प्रूफ है, कौन सी ऐसी पिक्स हैं, क्या है आपके पास? वो मौका आने पर दिखा दे। कौन सा मौका आएगा? जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। कब आएगा टाइम? देखते हैं। इंटरव्यू आज आप दे रहे हैं, और टाइम जब आएगा? कोई सबूत कौन मांगता है? अगर किसी को लगेगा कि वाकई इसको सबूत प्रोवाइड करने हैं तो तब हम कर देंगे। उससे क्या हुआ? मतलब जो वो बातें कह रहे हैं वो सब झूठी हैं? अगर वो शौकीन भी हैं आपके कहने के मुताबिक, तो वो सब बातें झूठी हैं जो वो कह रहे हैं? उनके पास भी तो कोई सबूत होंगे, कोई बात होगी, जब वो टाइम आएगा तब वो देंगे। नहीं है ना टाइम, उनके पास नहीं है।
क्योंकि उन्होंने अपने झूठ बोलना था, एक बात फैला देनी थी, तो उसके बाद अब धीरे धीरे वो चुप हो जाएंगे। आप भी तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उस रास्ते पे नहीं आ रहा। मेरे को ठेस पहुंची कि मेरे प्रधानमंत्री को इस तरह क्यों बदनाम किया जा रहा है। क्या बदनाम किया उन्होंने, क्या कहा था? उन्होंने कहा ना वहाँ पर 5 सॉर्टीज़ बनती थी फ़्लाइट्स, मेरे को बीएसएफ से वो चाहिए थे, उन्होंने नहीं प्रोवाइड करवाए। गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा। अगर फ्लाइट उनको मिल जाती तो जाने बच जाती। हाँ, अगर फ्लाइट्स मिल जाती जाने बच जाती। तो जब इनको पहले न्यूज़ थी तो फ्लाइट मिली, नहीं मिली तो इनको भेजना ही नहीं चाहिए थी कॉन्वॉय। अप्रोच कॉन्वॉय तभी भेजूंगा जब मुझे वो मिलेंगी। और उनके टेन्योर उसी उनके दौरान मतलब 5 दिन वो कार घूमती रही आरडीएक्स के साथ पुलवामा में, लेकिन इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी? ये हेड ऑफ़ द स्टेट थे, तो इनको कोई खबर ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और वो इनपुट था, तो अगर इनपुट था तो आपने क्यों रिस्क लिया इतनी गाड़ियां भेजने का? 40 जवान हमारे वहाँ मरवा दिए। मैं तो इनके ऊपर ब्लेम लगाता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास पावर है, आपको जहाज़ नहीं मिल रहे तो आप रोक दीजिए ना। आपको मैं तभी भेजूंगा जब मैं कॉन्वॉय में नहीं भेजूंगा इतनी बड़ी फौज में। तभी तो मैं कह रहा हूँ भाजपा की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जेएंडके की जिम्मेवारी उनको दी गई थी। उनके 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 दौरान आप भी तो उनको डिफेंड कर रहे हो ना। मैं डिफेंडर प्राइम मिनिस्टर को कर रहा हूँ कि वो तो हमारे पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का उनसे ये भी अपील कीजिए ना कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा उनके हाथ में थी। ठीक है, वो तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो उसको सामने पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। जो झूठे इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं उसको प्रूफ कैसे करेंगे? आप कैसे कह रहे हैं झूठे? जैसे आप बोल रहे हो कि टाइम आएगा, वो आएगा, ये आएगा, ये पब्लिसिटी स्टंट ही तो आप भी कर रहे हैं। मैं पब्लिसिटी स्टंट क्यों करूँगा? मैं आपको कोई नेता बनने के लिए। मैं नेता तो हूँ ही हूँ, आज का बना हूँ, 40 साल हो गए मुझे, नेता तो हूँ ही मैं। लेकिन वो पहचान नहीं मिल पाई अभी तक जो मिलनी कौन चाहिए सी थी। पहचान नहीं है मुझे? सत्यपाल मलिक साहब जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, बड़े बड़े जितने भी जम्मू कश्मीर के नेता, चीफ मिनिस्टर से लेके एक चपड़ासी तक मुझे जानता है। मुझे और क्या नेता बनना है? पहले आप इन लोगों के साथ में रहते हैं, इनके राज पता करते हैं, बाद में आउट करते हैं। नहीं, राज पता नहीं करता हूँ मैं, कोई वो थोड़ा हूँ प्राइवेट डिटेक्टिव। तो वही तो आप कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने पहले आपको मौका दिया, आप उनसे मिले, उठे बैठे, आज आप कह रहे हैं कि वो लड़कियों के शौकीन थे। नहीं नहीं, ये थोड़ा होता है, मुझे हर्ट हुआ था इसलिए मैं बताया कि अपनी तरफ भी तो उनको झांकना चाहिए कि उनमें क्या कमियां रही हैं। लेकिन ये तो देश का मामला था। लाइफ में तो इंसान की अपनी कई सारी आदतें होती हैं। वो तो फिर एनडी तिवारी साहब की भी थी। उसको आप रिलेट कैसे? एनडी तिवारी को मीडिया ने उछाला क्यों? आप इसको वो भी रिलेट, अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। आप जो सत्यपाल मलिक ने जो बात कही, आप इसको रिलेट कैसे? को आपने क्यों किया एक्सपोज? सत्यपाल मलिक साहब, एनडी तिवारी साहब को आपने, वो भी गवर्नर थे, उनको क्यों एक्सपोज किया? जब वो सत्यपाल मलिक ने जो बात कही, आप इन दोनों बातों को रिलेट कैसे कर रहे हैं? किन बातों को रिलेट कर रहा हूँ? जो उन्होंने कहा। हो सकता है मैं आपके शौक की, किसी के शौक की बात बताइए। आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, वो तो मीडिया वालों का आपको आपने ही मौका दिया ना हमें बतंगड़ बनाने का। क्या मौका दिया? मैंने बताया, मैंने कहा शौक है, शौक। आपने कहा फिर ये पर्सनल, आप उनको डिफेंड करने लगे, ये तो पर्सनल लाइफ है। मैं ठीक है, अगर उनकी पर्सनल लाइफ है तो वो भी पर्सनल लाइफ थी एनडी तिवारी साहब की। जब बेडरूम के अंदर आप क्यों घुस गए? वहाँ पर आपने स्टिंग ऑपरेशन किसी के बेड, हमें भी बताओ कहीं पे कुछ इस तरह का है, हम भी जाएंगे, हम भी स्टिंग करेंगे। लेकिन जब होगा, कुछ प्रूफ होगा तभी तो जाएंगे, तथ्यों के साथ जाएंगे ना। आप तो बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आपको वो बताया कि वो शौक पालते हैं, तो आपने उसको इतना तोड़ के, चलो आपने भी टीआरपी लेनी होती है ना, इसलिए शायद। तो आपको भी चाहिए ना। नहीं नहीं, हमें नहीं। तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर आपके पास सबूत होता आप सामने रखते। सबूत मौके पे देंगे जब आएगा टाइम। ऐसे मैं कोई छोटा सा बच्चा तो हूँ नहीं, मैं मैच्योर हूँ और सीनियर सिटीज़न हूँ, तो मैं बात जो भी करता हूँ उसमें कोई वजन होता है।
उसको मतलब दोनों बातों को आप रिलेट कैसे कर रहे हैं आपस में कि उनका जो बयान है वो गलत है, यहाँ से आप कह रहे हैं कि वो शौकीन है? रिलेट किया नहीं, वो बात ऐसी हो चल पड़ी ना। जब इंटरव्यू होता है तो 10 क्वेश्चन बीच में से निकलते हैं, तो मैंने रिलेट नहीं किया है, मैंने बात स्पष्ट करी थी। तो मैंने ये कहा था कि वो ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट दैट टाइम, ही शुड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ कॉन्वॉय दैट टाइम। वो उसका अगर उनका आर्डर होता, गवर्नर का आर्डर है, तो कौन माइकल लाल और कॉन्वॉय जाने देता। अब आप क्या चाहते हैं? बात करें हम इससे पहले की, आज से पहले जब भी हमारी आपके साथ बात हुई है या मैंने आपके कोई इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, हमेशा आप रूलिंग पार्टी के ख़िलाफ़ बोले हो या रूलिंग पार्टी की जो गलतियां हैं वो आपने निकाली हैं, लेकिन आज आप कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी या भाजपा की अगर हम बात करेंगे उसके साथ में खड़े नज़र आ रहे हो। ऐसा क्या कारण है? क्या कोई प्रेशर है आप पे भी? जिस तरह से कहा जाता है कि भाजपा जो है पहले नेताओं पे प्रेशर बनाती है, फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो लोग भाजपा में शामिल भी हो जाते हैं। नहीं, मेरे पे क्या भाजपा ने प्रेशर बनाना, मैं तो एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ। बात मैं बीजेपी की फेवर में नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की फेवर में। वो तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, सभी के हैं। तो ऐसा वो मैं अभी भी मैं क्रिटिसाइज़ करने में बाज नहीं आता हूँ। जो गलत है उसको मैं गलत हमेशा कहता ही हूँ। अगर मोदी जी अच्छे काम कुछ कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो आपके प्रत्यक्ष चीज़ दिख रही है, आप उसको तो झुठला नहीं सकते ना। अभी इतनी जो डेवलपमेंट हो रही है तो वो तो सामने दिख रही है। हम उसको यो कहेंगे कि ये नहीं, इन्होंने यहाँ फ्लाईओवर्स नहीं बनाए या कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लाए। तो जब सड़कों पे बच्चों की बात आती है तो उसको भी हम डट के मुकाबला करते हैं। तो उनके जो अपना डेली वेजर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, उनका हमने विरोध किया कि क्यों नहीं मिल रही। अब मैंने कहा कि आप लंका को पैसे दे रहे हो, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले अपने घर की तरफ तो देखो, आप उनकी मदद करो, लेकिन पहले अपने घर को देखो। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं दे रहे। और आपके पास हमारी स्टेट में इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। अब शराब की बात ही ले लो, एक्साइज में से इतना हमारा, अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि कुछ एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, 75 वेंडर्स आए हैं नए, तो इनको 74 करोड़ आया है उसमें से रेवेन्यू। और इसी एक्साइज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें एक बात बीच में निकल के आती है कि इसके एक्साइज़ डिपार्टमेंट के ऊपर कोई चेक नहीं रखा इन्होंने। मेरे कई लोग यहाँ पर कह रहे थे कि सर शराब के अगर ठेके हैं तो लोग शराब पीते तो हैं, तो इन्होंने पहले तो कीमतें बढ़ा दी, उसके ऊपर से वो दुकानदार जो हैं वो लूट रहे हैं। 30-30 रुपये एक क्वार्टर के ऊपर ज़्यादा लगा रहे हैं रेट। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और लीगल तरीके से ठेके खुले हैं, सरकार खोल रही है, रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। और एक हर प्रोडक्ट पे आप जो भी वहाँ से लेते हो, लीकर का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, उस पर एक प्रिंट रेट होता है जो कि डिसाइड किया होता है इतना लेना है। लेकिन उस पर अगर कोई 100-140 रुपये का कोई प्रोडक्ट आप लीकर ले रहे हो, उस पर 30 रुपये 40 रुपये फालतू लिए जा रहे हैं रेट से ऊपर, प्रिंट रेट से ऊपर। अगर कोई 900 या 1000 रुपये की कोई बॉटल है, उस पर 1300-1400 रुपये लिए जा रहा है। 1 रुपया भी अगर कोई फालतू लेता है, कोई दुकानदार है, या कोई माचिस 50 पैसे की है उसको 1 रुपये में बेच रहा है, या 1 रुपये की माचिस को 2 रुपये में बेच रहा है, उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और जो लोग ये ले रहे हैं, लीकर ले रहे हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि वो तो लीगल वे से ले रहे हैं, इलीगल वे से तो ले नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आवाज़ उठ रही है? ऐसा होता है कि तकरीबन हमारे समाज में शराब को गलत नज़र से देखा जाए, खासकर जम्मू में। बाकी मैं बड़े शहरों में घूमा हूँ, इतना बॉदर नहीं करते हैं लोग, लेकिन यहाँ खासकर जम्मू में अगर कोई बोलेगा ना कैमरे के सामने, यार मैंने कल वहाँ से क्वार्टर लिया, उसके ऊपर 140 रुपये लिखा था, उसने 170 मेरे से चार्ज कर लिए, तो कहेगा कि मेरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा, मेरे रिश्तेदारों को। वो उससे डरते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा दुकानदार उठा रहे हैं। तो ये एक्साइज़ वाले खुद मिले हुए हैं, या अगर ना मिले होते तो ये पिछले 15 दिन इनको कैसे दिए। जब टेंडरिंग होती है 31 मार्च तक होती है, तो 31 मार्च जब हो गया तो पंजाब में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, दिल्ली में। वो 31 क्लोजिंग मीन्स क्लोजिंग, वो
मतलब कति मार्च आने से पहले पहले से अपना स्टॉक निकाल देते हैं कि किसी तरीके से नेक्स्ट ठेकेदार ने आना होता है। तो यहाँ पर तो इनको एक्सटेंशनें मिल जाती 15-15 दिन, और एक्साइज वालों ने मिल के उनके साथ करोड़ों रुपए का कमाई की है एक्साइज डिपार्टमेंट ने। इसके ऊपर कोई लीगल तरीके से कमाई करना एक हो गया, इलीगल तरीके से कमाई करना ये जो 40-40, 50-50, 100-100, 200 रुपया फालतू लिया जा रहा है प्रिंट रेट से ऊपर, तो ये तो बिना मतलब का इलीगल पैसा है ना। मैं इस चीज़ को बड़ी कठोरता से मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि एलजी साहब इस चीज़ का संज्ञान जरूर लीजिए, और आपके नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर किसी ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आप प्लीज़ देखिए कि किस तरह से आपके एक्साइज डिपार्टमेंट वाले कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और लोग आगे ही बहुत परेशान हैं। तो अगर थका टूटे आके शाम को एक क्वार्टर पीते हैं, वहाँ भी उनको फिर टेंशन मिल जाती है, यार 140 रुपये का क्वार्टर 170 रुपये मिल रहा है। तो ये गलत बात जो है वो गलत ही है। तो मैं वही बात को कह रहा था, जहाँ मैंने क्रिटिसाइज़ करना है वो मैं डट के करता हूँ, लेकिन जहाँ पर किसी की अच्छे काम की तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन अफवाह तो ये भी है कि अब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं कुछ समय के बाद। यही तो बात है। अगर 3-4 दिन से मोदी जी के तारीफ में बयान दे रहा हूँ तो इट डज़ंट मीन कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूँ। मैं यहाँ का एनडीपीआई का एक स्टेट का अध्यक्ष हूँ। पूरा मेरे पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, मेरी जो मर्जी आती मैं वो वैसे ही करता हूँ। तो वहाँ पर जाके बंदिशें ही हो जाएंगी ना, फिर ये यहाँ पर मैं खुद पावर में आ जाओगे ना। पावर तो अभी भी है, गवर्नमेंट तो जो होती है वो सभी की होती है ना, तो पावर तो है, मेरे लिंक्स तो उनके साथ है। मैंने मानते हो कि उनके हिस्सा हो आप? एक पार्ट एंड पार्सल, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो मैं मानता हूँ। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स साहब। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, स्टेट अध्यक्ष हैं एनडीपीआई के, और चर्चा हो रही थी सत्यपाल मलिक जी जो कि पूर्व गवर्नर रहे हुए हमारे जम्मू कश्मीर के। आपका इस सब पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।